हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टीच मी एनाटमी। अब जो हम मैकेनिज्म देखने जा रहे हैं इन द नी जॉइंट, दैट इज़ लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ द नी जॉइंट। तो लॉकिंग एंड अनलॉकिंग होता क्या है? तो बेसिकली जब नी जॉइंट फ्लेक्स करता है या एक्सटेंड करता है, उस मूवमेंट को लॉकिंग एंड अनलॉकिंग बोलते हैं। उसको पढ़ने से पहले हम बेसिकली मूवमेंट्स देख लेते हैं। तो जो नी जॉइंट है वो कौन सी मूवमेंट शो करता है? सबसे पहले तो इट शोज़ द फ्लेक्शन। सेकंड जो है वो है एक्सटेंशन। थर्ड जो है वो है लेटरल रोटेशन एंड मीडियल रोटेशन। अब जो टीबियल कोलेटरल लिगामेंट एंड फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट है वो लेटरल रोटेशन एंड मीडियल रोटेशन को नहीं होने देते, लेकिन यहाँ पर लेटरल रोटेशन एंड मीडियल रोटेशन हो रहा है। वो किस पर्पस से हो रहा है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज एडजक्ट रोटेशन। एडजक्ट रोटेशन। तो यानी कि जो नी है वो अपने आप को लॉक करने के लिए या एडजस्ट करने के लिए लॉकिंग एंड अनलॉकिंग करता है, या लेटरल रोटेशन एंड मीडियल रोटेशन करता है फॉर लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ द नी जॉइंट। तो मूवमेंट में अगर हम मसल की बात करें तो एक तो होती है मेन मसल और एक होती है एक्सेसरी मसल। तो यहाँ पर फ्लेक्शन में जो मेन मसल है दैट इज एक तो सेमी मेम्ब्रेनोसोसस, मेम्ब्रेनोसोसम। उसके बाद दूसरी है सेमी टेंडिनी टेंडिनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसोसस एंड सेमी टेंडिनोसोसस। उसके बाद है बाइसेप्स फिमोरिस। दीज आर द मेन मसल। अगर मैं एक्सेसरी मसल की बात करूं तो एक है सार्टोरियस एंड वन इज ग्रेसिलस। एक्सटेंशन की बात करूं तो एक्सटेंशन जो है दैट इज डन बाय क्वाड्रिसेप्स फिमोरिस। एंड एक्सेसरी मसल जो हो जाएगी एक्सटेंशन की दैट इज आर्टिकुलरिस जेन्यू। उसके बाद लेटरल रोटेशन जो है वो बाइसेप्स फीमोरिस। एंड जो मीडियल रोटेशन है दैट इज डन बाय सेमी मेम्ब्रेनोसोसस एंड सेमी टेंडिनोसस। उसके बाद सेम एक्सेसरी मसल भी फ्लेक्शन की तरह ही होगी, दैट इज सार्टोरियस एंड ग्रेसिलस। सो दीज आर द मूवमेंट ऑफ द नी जॉइंट। अब हम देखते हैं लॉकिंग एंड अनलॉकिंग होता कैसे है। सबसे पहले तो व्हेन नी इज एक्सटेंडेड, या जब एक्सटेंशन होता है, या कह सकते हैं व्हेन एक्सटेंशन इज टेकिंग प्लेस। एक्सटेंशन में क्या है? व्हेन टीबिया इज ऑन ग्राउंड। यहाँ पर दो कंडीशन है। एक तो जब टीबिया ग्राउंड पे है, तो पहली तो कंडीशन है व्हेन टीबिया इज ऑन ग्राउंड, या इसका मतलब है फुट ऑन ग्राउंड। जब हमारा पैर ग्राउंड में होता है और हम जैसे चेयर पे बैठे हुए होते हैं, एक तो वो है एक्सटेंशन। सेकंड कंडीशन क्या है? फुट ऑफ ग्राउंड। जब पैर ग्राउंड में नहीं होता और हम फ्लेक्स कर रहे होते हैं, यानी कि हमारा जो फुट है वो थाई के ऊपर, थाई के पास होता है, पोस्टेरियर थाई पे। इसमें क्या, इसका क्या मतलब है? जब हम ऐसे चेयर पे बैठे हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? जब फुट ऑफ ग्राउंड होता है, यानी फुट जो है वो ऐसे होता है ग्राउंड से। तो जब टीबिया ग्राउंड में है या फुट ग्राउंड में है, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी? सबसे पहले तो रोलिंग ऑफ फीमर।
उसके बाद स्लाइडिंग ऑफ फीमर, स्लाइडिंग ऑफ फीमर। थर्ड स्टेप क्या होगा? लॉकिंग ऑफ नी। ये जो है दीज 3 स्टेप्स ये होते हैं जब एक्सटेंशन कराना होता है। दीज 3 स्टेप्स हैपन व्हेन वी हैव टू डू एक्सटेंशन। फीमर रोल होगी, उसके बाद फीमर स्लाइड होगी और नी जो है वो लॉक हो जाएगी। अब होता क्या है एक्चुअल में, ये हमने देखा था कि जो मीडियल मेनिस्कस है दैट इज लार्जर एंड जो लेटरल मेनिस्कस है दैट इज स्मॉलर। तो होता क्या है, फीमर के ऊपर के जो कॉन्डाइल है, लेटरल कॉन्डाइल एंड मीडियल कॉन्डाइल, तो मीडियल वाला का स्पेस तो ज़्यादा है, यहाँ पर स्पेस ज़्यादा है, यहाँ पर स्पेस कम है। तो फीमर जब स्लाइड करके आगे आएगी तो क्या होगा? अब क्योंकि लेटरल में स्पेस तो कम प्रेजेंट है लेकिन कॉन्डाइल तो उतना ही बड़ा है, तो सबसे पहले जो है वो लेटरल मेनिस्कस का स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएगा, यानी यहाँ पर कंप्लीट स्पेस फिल हो जाएगा। लेकिन मीडियल मेनिस्कस बड़ा होने की वजह से लेटरल मेनिस्कस का स्पेस ऑक्यूपाई हो गया, लेकिन मीडियल का सिर्फ थोड़ा सा हो पाया, बाकी का रह गया, बिकॉज लेटरल छोटा है और मीडियल बड़ा है। तो इस स्पेस को भी ऑक्यूपाई करने के लिए फीमर का हेड जो है वो मीडियल रोटेशन करता है, यानी ये थोड़ा ऐसे मूव कर जाएगा इस एक्सिस में। तो अगर ये इस एक्सिस में मूव करेगा तो ये स्पेस भी ऑक्यूपाई हो जाएगा, और ये इसको बोलते हैं हम एडजस्ट मूवमेंट ऑफ नी, या नी अपने आप को एडजस्ट करता है थ्रू मीडियल रोटेशन। ठीक है, तो बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इज रोलिंग ऑफ फीमर, सेकंड इज स्लाइडिंग ऑफ फीमर एंड थर्ड इज लॉकिंग ऑफ नी। अब ये जो रोलिंग है, ये रोलिंग कौन कराता है? दिस रोलिंग इज डन बाय क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस मसल। उसके बाद स्लाइड होगी फीमर एंड फिर लॉक हो जाएगी। लॉक कैसे होगी? मीडियल रोटेशन ऑन लास्ट 30 डिग्री। एक 30 डिग्री पे मीडियल रोटेशन होगा लास्ट में, जिसकी वजह से नी लॉक हो जाएगी। और ये जो लॉकिंग है दिस इज ऑल्सो डन बाय क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस। लेकिन उसके कौन से फाइबर? क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस हमने देखा था 4 मसल से मिलके बनी है, दैट इज रेक्टस फीमोरिस, वास्टस लेटरालिस, वास्टर इंटरमिडस एंड वास्टस मीडियालिस। तो ये जो है क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस का लॉकिंग ऑफ नी दैट इज डन बाय वास्टस मीडियालिस, बिकॉज यहाँ पर मीडियल रोटेशन हो रहा है। दिस स्टेप हैपन व्हेन टीबिया इज ऑन ग्राउंड। अब टीबिया अगर ऑफ ग्राउंड है, यहाँ पर ग्राउंड में क्या हो रहा है? फीमर रोल कर रही है और स्लाइड भी फीमर कर रही है। यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर टीबिया रोटेट करेगी, टीबिया रोटेट। तो यहाँ पर टीबिया जो है वो अपनी मूवमेंट करेगी रेदर देन यहाँ पर फीमर करेगा, बिकॉज फीमर तो लोकलाइज है लेकिन टीबिया मूव कर रही है, इसलिए यहाँ पर ये सारे स्टेप्स टीबिया शो करेगी। दिस इज व्हेन फुट इज ऑफ ग्राउंड। अब एक बार मैं लॉकिंग को अच्छे से स्टेप्स में लिख देता हूँ। लॉकिंग क्या होगा? सबसे पहले रोलिंग ऑफ फीमर बाय क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस मसल। उसके बाद क्या होगा? स्लाइडिंग। स्लाइडिंग के बाद क्या होगा? जो ट्रांसवर्स एक्सिस है, ट्रांसवर्स एक्सिस वो फॉरवर्ड मूव करेगा एंड अपवर्ड। ये कहना क्या चाह रहा है कि ये जो है एक्सिस दिस इज ट्रांसवर्स एक्सिस। अब फीमर अगर रोल करके आगे आएगा तो ये एक्सिस भी तो आगे मूव होगा,
वो यही कहना चाह रहे हैं कि फीमर की रोलिंग की वजह से या स्लाइड होके आगे आने की वजह से ये जो एक्सिस है ये भी आगे मूव होगा. दिस इज नोन एज ट्रांसवर्स एक्सिस फॉरवर्ड. उसके बाद ट्रांसवर्स एक्सिस आगे होने के बाद जो लेटरल कॉन्डाइल है उसका एरिया यूज्ड हो जाएगा. एरिया यूज्ड अप. तो अब क्या होगा? अब होगा मीडियल रोटेशन, ताकि मीडियल कॉन्डाइल का एरिया भी यूज हो सके. मीडियल रोटेशन होगा. उसके बाद क्या होगा? मीडियल रोटेशन के बाद क्या होगा? बोथ कॉन्डाइल सरफेस एरिया यूज्ड. उसके बाद क्या होगा? जो लिगामेंट्स हैं वो रिजिड हो जाएंगे एंड टाइट. लिगामेंट्स यहाँ पर टाइटन अप हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? लॉकिंग ऑफ नी. दिस इज नोन एज लॉकिंग ऑफ नी. क्या हो रहा है? ध्यान से समझिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फीमर जो है वो रोल हो रही है बाय क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस. उसके बाद रोलिंग के बाद फीमर स्लाइड हो रही है. स्लाइडिंग के बाद जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो भी फॉरवर्ड आ रहा है और लेटरल कॉन्डाइल का एरिया कंप्लीटली यूज्ड हो रहा है बिकॉज फीमर स्लाइड करके आ रही है. उसके बाद लेकिन राइट का एरिया तो अभी बचा हुआ है. तो राइट का एरिया अगर बचा हुआ है तो वहाँ पर क्या होगा? मीडियल रोटेशन होगा. मीडियल रोटेशन होने के बाद दोनों कॉन्डाइल का सरफेस एरिया यूज्ड हो जाएगा. उसके बाद लिगामेंट्स रिजिड एंड टाइट हो जाएंगे. उसके बाद क्या होगा? नी है वो कंप्लीटली लॉक्ड हो जाएगा. दिस इज नोन एज लॉकिंग ऑफ नी. अब अनलॉकिंग क्या है? अनलॉकिंग तो लॉक अगर एक्सटेंशन में हो रहा है तो अनलॉकिंग किस में होगा? फ्लेक्शन में. किस में होगा फ्लेक्शन? अनलॉकिंग में. अनलॉकिंग कैसे होगा? यही सेम प्रोसेस जो है वो रिवर्स हो जाएगा. यानी कि सबसे पहले मीडियल रोटेशन है यहाँ पर, तो फ्लेक्शन में क्या होगा? यहाँ पर लेटरल रोटेशन होगा. उसके बाद कॉन्डाइल का एरिया यूज कम हो जाएगा, ट्रांसवर्स एक्सिस बैकवर्ड जाएगा और स्लाइड बैक ओके और रोलिंग बैक हो जाएगा. कैसे होगा? यहाँ पे सबसे पहले अनलॉकिंग होएगी. अनलॉकिंग कैसे होएगी? यहाँ पर अगर लॉकिंग वास्टस मीडियालिस कर रहा है मीडियल रोटेशन में, तो यहाँ पर अनलॉकिंग क्या होगा? पॉप्लेटियस मसल. पॉप्लेटियस मसल अनलॉक करेगी. उसके बाद अनलॉकिंग का मतलब है यहाँ पर लेटरल रोटेशन. उसके बाद होगा स्लाइडिंग बैक एंड देन होगा रोल बैक. दिस इज नॉन एज अनलॉकिंग या फ्लेक्शन ऑफ द नी जॉइंट. So basically this is the movement unlocking and locking of the knee joint. इसके बाद हम क्लिनिकल एनाटमी भी इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं. क्लिनिकल एनाटमी. सो नी जॉइंट सॉरी लेकिन काफ़ी बड़ा है एंड प्लस ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉइंट ऑफ आवर कंप्लीट बॉडी. हमें क्या देखना है इन द नी जॉइंट? सबसे पहले तो ऑस्टियो आर्थराइटिस. ऑस्टियो आर्थराइटिस. सेकंड है बेकर्स सिस्ट. थर्ड है मेनिस्कस इंजरी. उसके बाद फोर्थ है इंजरी इन क्रूशिएट लिगामेंट. क्रूशिएट लिगामेंट. फिफ्थ है कोलेट्रल लिगामेंट इंजरी. उसके बाद हमें देखनी है बर्साइटिस. नेक्स्ट इज क्लर्जी मैन्स नी एंड देन हाउसमेड नी. उसके बाद जो लास्ट है दैट इज नी डिफॉर्मिटीज.
तो ये 9 हमें यहाँ पर जो है वो क्लिनिकल अनैटमी देखनी है। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस नी जॉइंट में वेरी कॉमन है बिकॉज इट इज़ एज रिलेटेड डीजनरेशन, एज रिलेटेड डीजनरेशन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो एज के साथ डिप्लेट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। दिस इज नोन एज ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है वो डिप्लेट होने लग जाती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। सेकंड है हमारी बेकर सिस्ट। बेकर सिस्ट में क्या है, अब हमें पता है कि साइनोवियल मेम्ब्रेन में साइनोवियल फ्लूइड भरा है। तो ये जो साइनोवियल फ्लूइड है इन कैप्सूल, ये अगर इंक्रीज कर जाए तो क्या होगा, फ्लूइड इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पर इन्फ्लामेशन होगा और एक सिस्ट फॉर्म हो जाएगी, जिसे बोलते हैं बेकर सिस्ट। समटाइम्स, कुछ टाइम हो, कभी कभार होता क्या है, इट हर्निएट्स विद साइनोवियल मेम्ब्रेन फ्रॉम पोस्टेरियर सरफेस। कई बार होता क्या है, फ्लूइड इतना ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो हर्निएट कर जाती है, यानी एक हर्निएशन हो जाता है ऑन द पोस्टीरियर सरफेस। तो ये है कॉम्प्लिकेशन ऑफ द बेकर सिस्ट। उसके बाद है मेनिस्कस इंजरी। अब मैंने बताया था कि मीडियल मेनिस्कस जो है दैट इज वी कैन से दैट इजीली वीक कह सकते हैं कि जो मीडियल मेनिस्कस है दैट इज वीक बाय लेटरल मेनिस्कस। सॉरी, लेटरल मेनिस्कस है वो वीकर है। क्यों वीकर है? बिकॉज इट इज मूव बाय पॉप्लेटियल मसल। मैंने बताया था ऊपर कि जो लेटरल मेनिस्कस है वो डायरेक्टली कैप्सूल से अटैच नहीं है, वो लेटरल मेनिस्कस कैप्सूल से अटैच नहीं है, वो पॉप्लेटियल मसल से अटैच है, जबकि जो मीडियल मेनिस्कस है वो कैप्सूल के थ्रू अटैच है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो मीडियल मेनिस्कस है अब वो तो फिक्स्ड है, तो अब अगर ये फिक्स्ड है तो इसके टियर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज इट कैन नॉट मूव अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट। लेटरल मेनिस्कस मूवमेंट के अकॉर्डिंग मूव हो सकता है, इसलिए उसके टियर होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। यहाँ पर मीडियल मेनिस्कस का टियर हो सकता है, जिसे हम बोलते हैं बकेट हैंडल टियर। बकेट के हैंडल की तरह टियर हो जाता है ऑफ द मीडियल मेनिस्कस, इसलिए इसे बोलते हैं बकेट हैंडल टियर। नेक्स्ट है हमारा इंजरी इन क्रूशिएट लिगामेंट। जैसे मीडियल मेनिस्कस और लेटरल मेनिस्कस है, ऐसे ही मैंने क्रूशिएट में बताए थे एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट एंड पोस्टेरियर क्रूशिएट लिगामेंट। तो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है दैट इज वीकर देन पोस्टेरियर क्रूशिएट लिगामेंट, या दैट इज मोर प्रोन टू इंजरी। क्यों? बिकॉज क्योंकि जो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है वो एंटीरियर सरफेस से घूम के पोस्टेरियर सरफेस के जो मीडियल कॉन्डाइल है उसके लेटरल सरफेस पे जाके अटैच हो रहा है। तो देख रहे हो आप, एक कितना बड़ा है, लॉन्ग है भाई। अगर पोस्टेरियर है तो वो पोस्टेरियर सरफेस से डायरेक्टली अटैच है टू द पोस्टेरियर सरफेस। तो इस वजह से ये लॉन्ग होने की वजह से यहाँ पर इट इज मोर प्रोन टू इंजरी। दिस इज नोन एज इंजरी इन क्रूशिएट लिगामेंट। अब डॉक्टर्स जनरली क्या करते हैं, क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी देखने के लिए ये जो नी है इसको आगे की तरफ पुल करते हैं। तो अगर तो टीबिया मूव हो जाती है, टीबिया आगे खींचने पर अगर मूव हो जाती है तो क्रूशिएट टियर नहीं होता है। लेकिन अगर
नी को आगे पुल करने पे टीबिया मूव ही नहीं हो रही है, सो दैट इज नोन एज इंजरी इन क्रूशिएट लिगामेंट। उसके बाद है कोलेट्रल लिगामेंट इंजरी। नी में हमने देखा था यहाँ पे कि दो लिगामेंट है, FCL एंड TCL, टिबियल कोलेट्रल लिगामेंट एंड फिबुलर कोलेट्रल लिगामेंट। तो अब अगर ये क्या कर रहे हैं, दीज लिगामेंट प्रिवेंट, मैंने बताया था एबडक्शन एंड एडक्शन। तो अब अगर फोर्सफुल एबडक्शन या एडक्शन होगा, फोर्सफुल एबडक्शन एंड एडक्शन होगा, तो ये जो नी जॉइंट है या जो कोलेट्रल लिगामेंट है उसमें इंजरी आ सकती है। दिस इज नोन एज कोलेट्रल लिगामेंट इंजरी। बर्साइटिस, एक बर्साइटिस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और मैं वही बताऊंगा, दैट इज बर्साइटिस ऑफ सेमी मेम्ब्रेनोसोसस मसल। तो सेमी मेम्ब्रेनोसोसस मसल में बर्सा हो जाए, दैट इज बर्साइटिस ऑफ सेमी मेम्ब्रेनोसोसस। इसमें अगर इन्फेक्शन हो जाए सेमी मेम्ब्रेनोसोसस मसल में या इसके बर्सा में, तो दैट इज नोन एज बर्साइटिस ऑफ सेमी मेम्ब्रेनोसोसस। अब क्लर्जी मैन नी का मतलब क्या है, जो मैंने सुपरफिशियल इंफ्रापटेलर बर्सा बताया था, सुपरफिशियल इंफ्रापटेलर, इससे पहले वाली वीडियो में मैं बता चुका हूँ सारे बर्सा। तो सुपरफिशियल इंफ्रापटेलर बर्सा जो बताया था, उसमें जब इन्फेक्शन हो जाएगा दैट इज नोन एज क्लर्जी मैन्स नी। क्लर्जी मैन्स नी, क्लर्जी का नाम कैसे है, जैसे चर्च में लोग बैठ के अपने घुटनों के बल बैठ के हाथ जोड़ते हैं, या जो मुस्लिम पीपल नमाज को रीड करते हैं जिस पोजीशन में, उसमें क्या होता है, सुपरफिशियल इंफ्रापटेलर बर्सा होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बिकॉज जो इंफ्रापटेलर बर्सा है वो हमारे ग्राउंड से टच होता है फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, जिसकी वजह से क्लर्जी मैनी या उसका बर्सा होने के, बर्साइटिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है हाउसमेड्स नी। इसमें क्या होता है, प्री पटेलर बर्सा जो है दैट इज सुपीरियर बर्सा, पटेला के ठीक आगे वाला जो बर्सा है दैट इज नोन एज प्री पटेलर बर्सा। उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाएगा दैट इज नोन एज हाउसमेड्स नी। घर में काम करने वाली या पोछा लगाने वाले, या इवन अगर घर में किसी की मदर काम करती है इस पोजीशन में, तो उसे बोलते हैं हाउसमेड्स नी, जहाँ पर प्री पटेलर बर्सा के इन्फेक्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लास्ट है हमारी नी डिफॉर्मिटीज़। नाउ नॉर्मल नी ऐसी दिखती है, स्ट्रेट, ऑलमोस्ट स्ट्रेट, बट इन कंडीशंस लाइक रिकेट्स हो जाए किसी को, या कोई भी नी से रिलेटेड कोई डिफॉर्मिटीज़ हो जाए, तो क्या दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो नी अंदर की तरफ मूव करेंगी या नी आउटर साइड की मूव करेंगी। तो जो इनसाइड मूव कर रही हैं दैट इज नोन एज जेन्यू वेलगम। जैसे हमने पढ़ा था कॉक्सा वेल्गा, कॉक्सा वेरा, क्यूबाइटल वेल्गस, क्यूबाइटल वेरस, ऐसे ही जेन्यू वेलगम एंड जेन्यू वेरस। एल वर्ड से याद रखेंगे, वेलकम, वेलकम जब भी एल आएगा तो कोई भी चीज़ इनवर्ड मूव होगी और आर होगा तो आउटवर्ड मूव होगी। इसको हम ऑल्सो बोलते हैं नॉक नी। नॉक नी बहुत कॉमन वर्ड है, सुना होगा, जिसमें इवन वेट ज़्यादा होता है ऑन दी अपर बॉडी, उसके भी नॉक नी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो जो नी है वो इनवर्ड मूव कर जाती है, और इस जेनु वायरस को बोलते हैं हम बो नी, बोज नी, क्योंकि यहाँ पर धनुष जैसी आकृति हो जाती है इन द नी जॉइंट, इसलिए इसे बो नी बोलते हैं। एंड नॉक नी में नीज जो है वो इनवर्ड मूव करते हैं, दीज आर नोन एज नी डिफॉर्मिटीज़। तो यहाँ पर हमारा नी जॉइंट कंप्लीटली ख़त्म हो जाता है और काफ़ी बड़ा जॉइंट है। तो होप मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से
इस नी जॉइंट को समझा सकूं, बिकॉज बुक में जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज दी गई है। अगर आप पढ़ के भी देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कुछ खास समझ नहीं आएगा। So this is the knee joint. Hope you like this video. Please like, share and subscribe to my YouTube channel. Teach Me Anatomy. Bye bye. Thank you.